मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग का आज 8वां दिन है। अमेरिका और इजराइल ने शुक्रवार को वेस्ट ईरान में 400 से ज्यादा जगहों पर हमला किया और कई मिसाइल लॉन्चर और अनमैन्ड व्हीकल स्टोरेज को टारगेट किया। इजराइल ने ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया है, तो वहीं ईरान ने इजरायली मिसाइल्स को हवा में ही तबाह करने का दावा किया है। जंग के 7वें दिन तेहरान में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई और आसमान में काला धुआं भी उड़ता नजर आया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के बंकर पर अटैक का नया वीडियो आया है। इजराइल ने यह वीडियो जारी किया है। तेहरान के बीचों बीच इजराइल ने जबरदस्त स्ट्राइक की थी और खामेनेई के अंडरग्राउंड बंकर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इजराइल ने वीडियो जारी करते हुए भी बताया कि 50 फाइटर जेट्स ने एक साथ बंकर पर अटैक किया था। इजरायली सेना ईरान की राजधानी तेहरान में सरकारी इमारतों को लगातार निशाना बना रही है। शुक्रवार को इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में एक कोर्ट पर जबरदस्त हवाई हमला किया और पूरी इमारत को तबाह कर दिया। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर पर भी एयर स्ट्राइक कर भारी नुकसान पहुंचाया। इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले लगातार जारी है। बीती रात राजधानी बगदाद में एक अमेरिकी बेस कैंप विक्ट्री पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। इस बेस को अमेरिका ने इराक युद्ध के दौरान बनाया था। बगदाद के अलावा बसरा में भी ईरान ने अमेरिकी कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर ड्रोन अटैक किया। ईरानी हमले में जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान ने सऊदी अरब पर हमले तेज कर दिए हैं। लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है और ईरान ने सऊदी अरब के अलखर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी सैनिकों के बेस के पास आकर गिरी और जोरदार धमाके के साथ आग का गुबार उठने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी, उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप ने लिखा कि हम एक महान और स्वीकार्य लीडर का चुनाव करेंगे और ईरान को बर्बादी के कगार से वापस लाने के लिए बिना थके काम करेंगे। ईरान को आर्थिक रूप से पहले से कई ज्यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। साथ ही ट्रंप ने साफ किया कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो आने वाले दिनों में उनके टॉप कमांडर्स को मार गिराया जाएगा। ट्रंप की धमकी से पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि ईरान ने सीजफायर के लिए नहीं कहा है। अरागची ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ समझौते की कोई वजह नहीं देखता है। हमने 2 बार समझौता करना चाहा, लेकिन बातचीत के बीच में ही उन्होंने हमला कर दिया। अमेरिका के जमीनी एक्शन की तैयारी पर अरागची ने कहा कि वो सैनिक भेजें, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ईरानी फोर्स ये पक्का कर रही है कि ये जमीन उनके लिए दलदल बन जाए। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी मीडिया ने रूस पर बड़ा हमला और आरोप लगाया है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि रूस से युद्ध में ईरान की मदद कर रहा है और खुफिया जानकारी दे रहा है। आरोप है कि रूस ईरान को यूएस वॉरशिप एयरक्राफ्ट और यूएस सेना पर हमले के लिए जानकारी दे रहा है। अमेरिकी मीडिया ने रूस के इस कदम को युद्ध को भड़काने वाला बताया है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि कई देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की। हम बताना चाहते हैं कि हमें अपने क्षेत्र में स्थायी शांति चाहिए, लेकिन अगर ईरान की गरिमा और अधिकार की बात आएगी तो हम रक्षा के लिए संकोच नहीं करेंगे। वहीं इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला लगातार जारी है। राजधानी बेरूत के दक्षिणी सबर्बन इलाके पर इजरायली सेना ने जबरदस्त हवाई हमला किया और हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को टारगेट किया। जोरदार धमाके के साथ देखते देखते एक इमारत मिट्टी के मलबे में तब्दील हो गई। इजरायली सेना ने एक दिन पहले ही लोगों को पूरे इलाके को खाली करने का निर्देश जारी कर दिया था। ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका ने कैलिफोर्निया के बैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3rd इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। मिनटमैन 3rd की रेंज 9,600 किलोमीटर है, जबकि स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो वहीं अमेरिका के मुताबिक मिनटमैन 3rd की टेस्टिंग का मौजूदा हालात से कोई संबंध नहीं है। ये समय बरसों पहले से तय था।
ईरान में जारी जंग के बीच तेल की कीमत में भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है और क्रूड ऑयल की कीमत प्रति बैरल $90 की पार पहुंच गई है। इसका असर अमेरिका में भी तेल की कीमत पर पड़ा है, जहां क्रूड ऑयल की कीमत प्रति बैरल $90.90 तक पहुंच गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ईंधन संकट की आशंका के चलते पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भारी भीड़ देखी गई है। बीती रात लोग अपनी गाड़ियों में तेल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंच गए, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान लोगों की परेशानी साफ देखी जा सकती थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने सरकार से इस पर उचित कार्रवाई करने की अपील भी की है। ईरान जंग का असर भारत पर दिखने को मिल रहा है। 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है, जबकि 19 किलो की कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1883 रुपए में मिलेगा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1835 रुपए होगी। एलपीजी की बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तेल को लेकर ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि अमेरिका हमें कैसे इजाजत दे सकता है। ओवैसी ने कहा कि हम आजाद हैं, हम जिससे चाहे तेल खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका के बयान के बाद भी बीजेपी इस पर खामोश क्यों है? क्या बीजेपी ट्रंप से डरती है? ओवैसी ने कहा कि अब बीजेपी और आरएसएस का राष्ट्रवाद कहां गया? राहुल गांधी ने एक बार फिर यूएस ट्रेड डील को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। केरल में मैरियन कॉलेज के छात्रों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी जो डील की है उसने हमारा पूरा डेटा यूनाइटेड स्टेट्स को सौंप दिया है। इसके साथ ही राहुल ने एआई को लेकर कहा कि भारत एआई में सफल नहीं है। साथ ही राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर कहा कि युद्ध का असर सीधे भारत पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने वाली है, इकोनॉमी भी स्लो हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किए। दोनों पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में रहने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि विपक्ष की ओर से लोकसभा स्पीकर के खिलाफ दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। दरअसल विपक्ष ने नोटिस में स्पीकर ओम बिरला पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में ओम बिरला ने फैसला किया था कि अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे तक वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री कंफर्म हो गई है। 8 मार्च को निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता लेंगे। वहीं इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों, विधान पार्षदों, सांसदों के साथ बैठक की। सीनियर नेता सांसद संजय झा ने जानकारी दी है। मीटिंग में निशांत को पार्टी में लाने की मांग का सभी ने समर्थन किया। बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार के कामकाज पर नजर रखेंगे। निशांत कुमार को बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कुर्सियां भी तोड़ी गईं। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने बीचों बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तादाद ज्यादा होने की वजह से पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। झड़प उस दौरान हुई जब बीती रात बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के नहर में टीएमसी ऑफिस के पास से गुजर रही थी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 क्विक रिस्पांस टीम की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इन गाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता को बढ़ाने, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पूरे राज्य में सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित किया गया था। राजस्थान के बहरोड कोटपुतली में एक फैक्ट्री के केमिकल टैंक में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आसमान में लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। सूचना पाकर मौके पर दमकल और पुलिस की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत में शुक्रवार की नमाज के वक्त दो पक्ष में जमकर मारपीट हो गई। बड़ा बाजार में मौजूद छत्ते वाली मस्जिद में सपा नेता शफीक सलमानी के परिवार और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते झड़प में तब्दील हो गई। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया। सपा नेता शफीक सलमानी का आरोप है कि मस्जिद से निकलते वक्त दूसरे पक्ष के लोगों ने अभद्र कमेंट किए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया और मामले की जांच का भरोसा दिया है।
ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुरी कस्बे में छत पर पत्थर फेंकने को लेकर दो पड़ोसियों के बीच मारपीट हो गई। पुनीत अग्रवाल नाम के एक कारोबारी ने अपने पड़ोसी पर छत पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। पुनीत के मुताबिक शिकायत करने पर पड़ोसी ने उसके परिवार पर बल्ले से हमला किया और कई लोगों को घायल कर दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। नोएडा पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बैटिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने के मामले का खुलासा किया है। इस दौरान 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही इनके कब्जे से बैटिंग में इस्तेमाल 3 लैपटॉप, 3 टैबलेट, 3 डेस्कटॉप, 32 मोबाइल समेत 8,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए। लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से ये कार्रवाई की गई। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण की मौत के बाद से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालत को देखते हुए पैरामिलिट्री तैनात की गई। आपको बता दें, होली के दिन रंग के छींटे लगने से विशेष समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसमें तरुण नाम के लड़की की मौत हो गई थी, जिसके बाद से इलाके में हालात तनावपूर्ण हैं। दिल्ली से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली के छावला इलाके में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के छावला इलाके में दिन दहाड़े बलवान गहलोत को मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अज्ञात बदमाशों ने बलवान गहलोत पर हमला किया। घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। बलवान गहलोत का शव छावला के खेतों में मिला, जहां कुछ स्थानीय लोगों ने खेत में खड़ी गाड़ी देखी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में होली के दिन कुछ लड़कों को हुड़दंग मचाना भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार किया और उन्हें थाने लेकर आई। वहां पुलिस ने अनुशासन सिखाने के लिए हुड़दंगियों को मुर्गा बनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद हिदायत देकर छोड़ दिया गया। दरअसल नशे की हालत में शोर मचाने और राहगीरों के साथ बदसलूकी करने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने इन युवकों को दबोचा था। पंजाब के मोगा से रोंगटे खड़े करने वाली खबर सामने आई। मोगा में गांव के सरपंच के हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सरपंच और जिम संचालक हरपिंदर सिंह पर सरेआम 4 से 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सरपंच अपने जिम पहुंचे थे और थार गाड़ी से उतर रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे आरोपियों ने 15 से 17 राउंड फायर किए। घटना के बाद सभी आरोपी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और 2 आरोपियों को ट्रेस कर लिया गया है। नागपुर के कोही तालुका इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास बाघ देखे जाने से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सुबह का वक्त होने की वजह से इलाके में लोगों की ज्यादा चहलकदमी नहीं थी और पेट्रोल पंप भी बंद था। कुछ देर पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद बाघ सड़क पार करते हुए झाड़ियों में ओझल हो गया। कुछ राहगीरों ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नेपाल में पहली बार जनजी की सरकार बनने जा रही है। रैपर से नेता बने बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर आगे बढ़ गई है और लेटेस्ट रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 165 सीट वाली प्रतिनिधि सभा की 161 सीट का रुझान आ गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अब तक 6 सीट पर जीत हासिल कर ली है, जबकि 109 सीट पर आगे चल रही है। सबसे खास बात यह है कि छापा 5 सीट पर 4 बार के पीएम और सीपीएन के चीफ केपी शर्मा ओली बालेन शाह से काफी पीछे हैं। नेपाल में बालेन शाह की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद जनसे में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। बालेन शाह के समर्थक जगह जगह हाथों में पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। एक दूसरे को रंग लगाकर नाचे गाते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हमले के खिलाफ खोस्त में हजारों की तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र से अफगानिस्तान में टीम भेजने और आम नागरिकों की हत्या की जांच करवाने की मांग की है। हाथों में तालिबानी झंडा और पाकिस्तान विरोधी पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर पर आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सरकार पर टीटीपी के आतंकवादियों को पनाह और मदद देने का आरोप लगाते हुए हमले जारी रखने की धमकी भी दी है। T20 विश्व कप के फाइनल के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल के लिए सेंटर पिच का इस्तेमाल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सेंटर पिच काली और लाल मिट्टी के मिक्सचर से बनी है, जिससे पिच पर बाउंस देखने को मिल सकता है। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। पिच पर मुंबई जैसा ही रनों का अंबार देखने को मिल सकता है। हालांकि पिच पर बाउंस को देखते हुए माना जा रहा है कि तेज गेंदबाजों को भी पिच से मदद मिल सकती है।
T20 विश्व कप फाइनल से पहले टीम इंडिया ने अपना होटल बदल लिया। टीम ने एक मिथक को लेकर होटल बदलने का फैसला लिया। दरअसल अब तक टीम इंडिया जितनी बार अहमदाबाद के इस होटल में ठहरी है, टीम मैच हार गई है। सबसे पहले टीम इंडिया को 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा। दूसरी बार T20 विश्व कप के सुपर 8 के मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम हार गई थी। इसे देखते हुए इस बार टीम को नए होटल में ठहराया गया है।